अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो मुस्लिम फैमिली लॉज के हवाले से है। सिविल जजेस की तैयारी के लिए या एलएलबी में कौन से फैमिली लॉज पढ़ाए जाते हैं, जाने आज के इस वीडियो में। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुई, डाइवोर्स के हवाले से, मैरिज के हवाले से। तो एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मरतब किया गया कि जिसके तहत शादी को रजिस्टर किया जाने लगा और निकाह नामा की पर्ट वगैरह तैयार की गई। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को। इस ऑर्डिनेंस में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि यूनियन काउंसिल, चेयरमैन और बाकी जो ऑर्बिट्रेटर, सारी डेफिनेशन इस सेक्शंस वाले पोर्शन में दिया हुआ है, जिनका जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आपको यूनियन काउंसिल या चेयरमैन की डेफिनेशन का पता होगा तो आगे आप उसके प्रोसीजर को इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर सक्सेशन आ जाता है। सक्सेशन सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। सेक्शन 5 क्या है कि जब भी कोई शादी होगी तो उसको सॉल्मनाइज कराया जाएगा, यानी उसको रजिस्टर कराया जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाएगा। नंबर 6 सेक्शन नंबर 6 में आ जाता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज़्यादा बीवियाँ। अगर कोई शख्स दूसरी शादी करेगा तो पहले उसे पहली बीवी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी यूनियन काउंसिल में पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और उस पर पहली बीवी उस पर अपनी असेंट देगी। फिर आ जाता है तलाक, सेक्शन नंबर 7। तलाक मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, कैसे दी, कहाँ दी, 3 तलाक़ें हुई, 2 तलाक़ें थी। ये सारा प्रोसीजर ये यूनियन काउंसिल में, यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं तलाक के बारे में कि अगर हस्बैंड ने तलाक दे दी है रिटर्न, तो वो यूनियन काउंसिल में जाके जमा कराएगा, जिस पर फीमेल की तलबी होगी। तलबी होने के बाद वो आके अपनी असेंट देगी कि ठीक है ये तलाक होगी, ये कन्फर्म है या नहीं है। तो ये सारा यानी यूनियन काउंसिल का, ये समझ लें कि 1961 का जो ऑर्डिनेंस है ये यूनियन काउंसिल के प्रोसीजर से मुतल्लिक है। फिर आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन बाय तलाक। इसमें आ जाता है खुला, यानी तलाक तो उसने खुद जो हस्बैंड ने दे दी, 3 मरतबा दी, 2 मरतबा दी, वो सारे एक अलग मैटर है, वो एक अलग डिस्कशन है। तो जो हस्बैंड ने तलाक दे दिया, उसके अलावा जो औरत तलाक लेती है वो सेक्शन 8 के तहत लेती है। 1961 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 के तहत वो औरत जो तलाक लेगी वो खुला कंसीडर होगा। सेक्शन नंबर 9 में आ जाता है मेंटेनेंस, यानी नान नुफ्का, औरत का, बच्चों का जो भी नान नुफ्का है वो उसके बारे में। और फिर आ जाता है डॉवर क्या होता है? हक महर, मौजल, गैर मौजल, ये सारा जो निकाह नामे में दर्ज किया जाता है सेक्शन 10 में डील होता है। अब आ जाते हैं मोहम्मदन लॉ की तरफ। मोहम्मदन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉ के पे एप्लीकेबल होता है। इसमें सक्सेशन देखें, यहाँ पे भी सक्सेशन का चैप्टर मौजूद है और यहाँ पर भी हम सेक्शन 4 में सक्सेशन पढ़ते हैं। तो जो बच्चे सिविल जजेस के लिए एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों सेक्शंस इस चैप्टर को इसके साथ मिक्स करके पढ़ेंगे, रेड विथ करेंगे, यानी ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाएंगे। फिर इसमें आ जाता है विल, वसीयत, आगे इसकी टाइप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। डेथ आ जाता है, गिफ्ट आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, फिर वक्फ आ जाता है, प्रीएम्पशन आ जाता है, मैरिज। अब देखिए यहाँ पर मैरिज की डेफिनेशन है किस एक्ट में? मोहम्मदन लॉ में। मोहम्मदन लॉ में मैरिज को डिफाइन किया गया, उसकी टाइप्स लिखी गई हैं, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी वैलिडिटी के बारे में लिखा हुआ है कि वैलिड मैरिज है, रेगुलर है या वाइड मैरिज है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात है कि मैरिज रजिस्टर कैसे होगी, यानी मैरिज के बारे में जो असाइनमेंट या क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो इसमें लिखा हुआ है मैरिज में, यानी मैरिज की डेफिनेशन, उसकी वैलिडेशन, उसकी विटनेसेस के बारे में, माइनर मैरिज के बारे में, वो इस चैप्टर में, मोहम्मदन लॉ के इस चैप्टर में लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे उस शादी जो हो गई है, निकाह जो हो गया, उसको रजिस्टर कैसे कराना है उसके बारे में है। अगर ना कराया जाए तो उस पर पनिशमेंट भी है। फिर मेंटेनेंस आ जाता है। मेंटेनेंस हमने यहाँ सेक्शन 9 में भी पढ़ा, यहाँ पे भी वही डेफिनेशन, वही सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन मेंटेन करेगा, कौन मेंटेनेंस
रिसीव करेगा, किसी का मेंटेनेंस होगा, किसका नहीं होगा, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसीजर हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं इसका। ये यूनियन काउंसिल है, ठीक है, ये कोर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ सारी जो बात हो रही है 1961 के ऑर्डिनेंस में यूनियन काउंसिल की बात हो रही है, यूनियन काउंसिल में ये हो रहा है। फिर आ जाता है डॉवर, डॉवर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे डॉवर को डिफाइन किया हुआ है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, डेफर यानी मौजल और गैर मौजल और मौजल में क्या फ़र्क है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मदन लॉ में। और जबकि यहाँ पर उसकी क्वांटिटी के कितना पे करना है, रिसीव किया है या नहीं किया, कॉलम 16 जो लिखा जाता है, कॉलम 16 यहाँ पे, और बाकी जो शराइत है जो हक महर जहाँ जहाँ लिखा जाता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे पेरेंट एज लिजिटिमेसी, लिजिटिमेसी पेरेंट एज का मतलब ये कि जो बच्चा है वो इन्हीं पेरेंट से है, जायज़ है या नाजायज़ है, उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट या जानना कि ये लिजिटिमेसी में आता है। यानी ये सारी डिटेल ये कहाँ हमने पढ़नी है, मोहम्मदन लॉ में। जबकि यहाँ पे क्या है, यूनियन काउंसिल के प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमने डेफिनेशंस बनाई है ये आपने इसके साथ रेड विद करना है। यानी अगर मैरिज यहाँ से आप डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सेक्शन भी पढ़ना है साथ। अगर रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो पहले मैरिज को डिफ़ाइन करेंगे ना, पहले मैरिज को डिफ़ाइन करें, फिर उसकी रेजोल्यूशन के में चले जाएँ या मेंटेनेंस, इस तरह से असाइनमेंट को अरेंज किया जाता है। अच्छा, इसी मोहम्मदन लॉ में बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होती है, विरासत, कि एक वालिद की डेथ के बाद उसकी विरासत में कौन कौन उसके हकदार हैं विरासत वसूल करने के। उनका कानून शिया लॉ में और मुस्लिम सुन्नी लॉ में क्या क्या शेयर बनता है, ये सब आप इनहेरिटेंस लॉ में पढ़ते हैं और ये मोहम्मदन लॉ में लिखा है। और फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक शख्स की डेथ हो गई हनफी लॉ से, ठीक है, हनफी कानून से उसका ताल्लुक़ था, सुन्नी था, तो उसके पीछे उसकी बीवी थी, बच्चे थे, बेटी थी, बेटियाँ थी, वालदा थी, तो उनका क्या क्या शेयर होगा, वो शेयर के बारे में हम इनहेरिटेंस लॉ में, इसमें हम मोहम्मदन लॉ के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पर टेबल्स भी बने हुए हैं, सारी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो इनहेरिटेंस होती है वो तकसीम होती है। और इसी तरह से जब हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है इसे निकालने के लिए कि टोटल वैल्यूज़ में से तमाम जो खर्चे हुए, कफन का खर्च जो भी उसके ऊपर कर्ज था, वो निकालने के बाद बाकी जो प्रॉपर्टी बचती है या उसकी वैल्यू बचती है वो उसके वर्सा में तकसीम होगी। यानी पहले हमने ये जानना है कि वर्सा जो है उनका शेयर क्या बनता है, किसका कितना कितना शेयर बनता है। फिर हमने उसके सारे अखराजात जो उसके कर्ज था या तमाम चीज़ें वो डिडक्ट करके निकालने के बाद फिर उनकी तकसीम की कि बीवी का इतना शेयर बनेगा, बेटे का इतना बनेगा, बेटी का इतना बनेगा। वो सारी डिटेल हम मोहम्मदन लॉ के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें फिर हम शेयर्स जिनको शेयर्स मिलता है या जो जो उसके हकदार हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। डिस्टेंट किंडर्ड आ जाता है, उसमें शेयरर्स आ जाता है, रेजिड्यूरीज आ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हर सूरत में पेपर में तैयार करने होते हैं, पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, देन आपको प्रैक्टिस में भी यही जो फैमिली लॉज हैं इन्हीं सेक्शंस के हवाले से ही होती हैं और इन्हीं का ही हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे आर्गूमेंट्स और एविडेंस में भी यूज़ होंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है द मुस्लिम फैमिली लॉज एक्ट 1964। अच्छा, इसमें सेक्शन 17A जो है इंटरम मेंटेनेंस, वो इस सेक्शन के साथ रेलिवेंट होता है। यानी मेंटेनेंस हम यहाँ पे अंडर सेक्शन 9 हमें कह रहा है कि मेंटेनेंस कोर्ट के थ्रू औरत ले सकती है बच्चे का अपना। और वो किस तरह से हो गई, ये चूँकि ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ये जो एक्ट है 1964 का, ये कोर्ट प्रोसीजर है, ये सारा कोर्ट प्रोसीजर है। इसमें कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कोर्ट कहाँ होंगी, कितनी कोर्ट्स होंगी, जज कौन होगा, प्लेंट कैसे इंस्टीट्यूट करना है, प्लेंट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट आ जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर है, अगर डिफेंडेंट हाजिर नहीं होता तो एक तरफा की सूरत में क्या प्रोसीजर होगा। तो जब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगी। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। इंटरिम यानी अबूरी खर्चा, जैसे ही औरत ने दावा दायर किया खर्चे का और हस्बैंड को जैसे नोटिस मिला आफ्टर 1 मंथ वो हाजिर हो गया अदालत, जैसे ही वो हाजिर हो गया एट फर्स्ट हियरिंग
اس بچے کا یا اس خاتون کا جو مینٹیننس فکس ہوگا وہ انٹرم مینٹیننس ہے. تو انٹرم مینٹیننس فکس ہونے کے بعد اگر آپ نے اسائنمنٹ لکھنے پیپر تیار کرنا ہے تو اس والے سیکشن کو دونوں کو کمبائن کر کے پڑھیں گے. ادروائز یہ پروسیجر میں اگر دیکھیں تو یعنی فرسٹ ہیئرنگ پہ جو بچے کا مائنر کا یا اس خاتون کا یا پلینٹیف کا جو بھی مینٹیننس کورٹ فکس کر رہی ہے وہ ہے اور جو اس کو ادا کرنا ہے ہر صورت میں. پھر آ جاتے تھے مسلم فیملی لا ایکٹ 1939. جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا سیکشن 8 میں اس کے آرڈیننس 1961 کے سیکشن 8 یہ کہتا ہے کہ عورت خود خلا لے سکتی ہے. وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، لیکن خلا کی صورت میں حق مہر کا ایشو آ جاتا ہے کہ اسے ریسٹور کرنا ہوتا ہے. یہ جو 1939 کے گراؤنڈز ہیں یہ ایسے گراؤنڈ ہیں جہاں پر اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ خلا کنسیڈر نہیں ہوتا، وہ تنسیق کنسیڈر ہوتی ہے. یہ 8 گراؤنڈز ہیں جن میں لکھا ہوا ہے، سچویشن لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا ہے. اس کے مطابق اگر عورت ان میں سے کوئی گراؤنڈ ہے موجود اور اس کے پاس اس کی ایویڈنس بھی موجود ہے تو اگر وہ طلاق لے گی تو وہ طلاق ہی کنسیڈر ہوگی، خلا کنسیڈر نہیں ہوگا اس کا. اس کے علاوہ فیملی لاء میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 یہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. پی پی سی میں بھی اس میں کیا ہے کہ مائنر بچے کی شادی کرنا ممانعت ہے، 18 سال سے کم بچے کی شادی کرنا قانوناً جرم ہے. اس کے بارے میں یہ پورا ایکٹ بنایا گیا اور اس میں پنشمنٹ بھی درج کی گئی. اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی اس حوالے سے چائلڈ میرج کے حوالے سے سیکشن امینڈمنٹ کی گئی اور اس پر اگر اس کی وائلیشن کی جائے تو سخت سزا ہے، فزیکل بھی اور فائن کی صورت میں بھی. اس پہ میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں پنشمنٹ اور فائن کے حوالے سے. اب یہ سارا اوور ویو لینے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ فیملی لاز میں کون کون سے ایکٹ ہوتے ہیں. چاہے آپ سیول ججز کی تیاری کریں کیونکہ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں جسٹ اس میں سے ہم نے میرج والے یا ڈیزولیشن والے کویشچن ہم پڑھ لیں تو ہمارا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے بینگ اے لوئر بھی آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں. اور اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پیپر دے رہے ہیں دین آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. ہر چیز کو اس کے جگہ پہ رکھیں، ہر ایکٹ کے سیکشن کو اسی کے اکارڈنگ دیکھیں. یہ یونین کونسل کا پروسیجر ہے، یہاں پہ یونین کونسل بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ سمجھ لیں، آرگن سمجھ لیں اس باڈی کا. اس میں یہ سارا پروسیجر ہو رہا ہے. یہاں پہ محمدن لا ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلامک لا میں وقف، ول، میرج اور یہ کیا ہوں گے، ان کی ڈیفینیشن، ان کی ویلیو کے بارے میں. اور انہیریٹنس ہماری جو ہوتا ہے شیئرز کو ڈٹرمن کر رہے ہیں، ہماری وراثت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ورثہ کی کیا کیا رائٹس بھی ہیں اور کس کس طرح سے انہیں شیئر دیا جائے گا. جبکہ یہ کورٹ کا پروسیجر ہے، کورٹ کے پورا پروسیجر یعنی سوٹ انسٹیٹیوشن سے لے کر ڈیسیژن تک، کیس ٹرانسفر ہونے تک کا تمام پروسیجر اس میں لکھا ہوا ہے. پیپر کے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ایک یہ سیکشن کافی ہے. لیکن اگر بینگ اے لوئر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو اس کی کمپلیٹ ہاؤ نو ہونی چاہیے. بینگ اے لوئر آپ کو یہ ایک سیکشن اس کا کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا پروسیجر ہے فیملی کورٹ کا. اس میں ایکٹ میں ان گراؤنڈز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سوٹ فائل کر رہے ہیں، عورت طلاق لے رہی ہے، کن گراؤنڈز پہ لے سکتی ہے. اس میں آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ 1929 کے ایکٹ میں ممانعت کی گئی ہے 18 سال سے چھوٹے بچے کی شادی کی. گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ میں ظاہر ہے کسٹڈی کی بات ہوتی ہے، کسٹڈی ٹو مائنر اینڈ پراپرٹی، بچے کی کسٹڈی اور پراپرٹی کی کسٹڈی کے حوالے سے کہ پراپرٹی کا گارڈین کون اپوائنٹ ہوگا. وہ فیملی میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتا ہے، کمشنر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کورٹ میں، فیملی کورٹ میں ایک اپلیکیشن موو کی جاتی ہے، پھر آگے اس پہ پروسیجر چلتا ہے. امید ہے آج کا یہ لیکچر